हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका योगेश शुक्ला बायोलॉजी पे। मैं हूं योगेश चंद्र शुक्ला और हम बात करने जा रहे हैं क्लास 12th का एक जबरदस्त चैप्टर ह्यूमन रिप्रोडक्शन, मानव जनन, और उसका भी एक जबरदस्त टॉपिक जिसमें हम बात करेंगे आज युग्मक जनन के विषय पे। प्रीवियस क्लास में, इससे पहले जितनी भी क्लासेस हुई हैं उन सभी क्लासेस में मैंने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और उससे संबंधित सभी विषयों पे एक डिटेल लेक्चर आपको दिया था। और इसके अलावा इसके और भी डिटेल लेक्चर आपको चाहिए, टोटल अगर क्लासेस चाहिए तो उसको मैंने ऑलरेडी इस चैनल पे पढ़ा रखा है, उसकी प्लेलिस्ट अलग से बनी हुई है, तो आप उसे और इस क्लास को देखकर आप बोर्ड और नीट की एक जबरदस्त सेशन की तैयारी कर सकते हैं। उम्मीद है आपको यह पसंद आएगा और इस क्लासेस के माध्यम से, ये वाली जो क्लास है इसमें ना सिर्फ आप बोर्ड बल्कि नीट के लिए भी प्रिपरेशन कर सकते हैं। एक और बड़ी खुशखबरी मैं आपको देने जा रहा हूं कि अब नीट की क्लासेस जो 3 बजे वाली 2 दिन होती थी, अब मैं सप्ताह में उसे 3 दिन लिया करूंगा। तो आपका जो 11th का सिलेबस है वो भी फटाफट कवर होगा, पर उसका टाइमिंग 3 बजे के आसपास हमने रखा है। तो जो 11th वाले बच्चे हैं, जो नीट वाले बच्चे हैं, जो मैं जहां तक देख रहा था मेरे इस चैनल पे मैक्सिमम 56% बच्चे जो हैं वो 12th पास आउट हैं, तो उनके लिए अब मैं 2 बार आऊंगा हफ्ते में 3 दिन। वो थोड़ी लंबी क्लास हुआ करेगी 3 बजे वाली, और वो मतलब कल आने वाला हूं, ट्यूसडे आऊंगा, फिर थर्सडे आऊंगा, फिर सैटरडे भी आऊंगा। तो अब हफ्ते में 3 दिन नीट की क्लासेस के लिए मैं आपसे मिलने वाला हूं और 11th का सेशन भी बहुत जल्दी कवर करूंगा। साथ ही साथ में 12th के जो वीडियोस हैं वो भी हम फटाफट कवर करेंगे। सो 12th में तो ऑलरेडी हम तीसरे चौथे चैप्टर में पहुंच ही गए हैं, है ना। 11th का भी बहुत बड़ा पार्ट हम जल्दी खत्म करेंगे। तो कुल मिलाकर बोर्ड और नीट को साथ में मिलाकर फोड़ना है ताकि बच्चे मैक्सिमम रिजल्ट दें। बोर्ड भी निकले, नीट भी निकले, पूरी 7 मतलब जो 10 उंगलियां बोलते हैं उसे घी में होनी चाहिए हमारी, और मुंह पे होना चाहिए लड्डू। ऐसा कुछ प्लान के साथ हम इस चैनल पे आपकी मदद करेंगे, ठीक है क्या। 2 अमेजिंग कॉन्सेप्ट को कम शब्दों में, आसान शब्दों में पढ़ने में, विथ नोट्स पढ़ने में, कि अगर बोर्ड में आ गया कि भैया शुक्राणु जनन बताइए या अंडाणु जनन बताइए, तो आप क्या बताएंगे और कैसे लिखेंगे, उसे डायग्राम कैसे बनाएंगे, या फिर सारी चीजें हम कैसे करेंगे। बोर्ड में नंबर 5 नंबर का ये टॉपिक आएगा और ये नीट का तो फेवरेट टॉपिक है भैया, तो इसको कैसे लिखेंगे। युग्मक जनन समझाइए, ये एक प्रश्न हो गया। चलिए समझाते हैं इसको, ठीक है। ये प्रश्न है, 5 मार्क्स का पूछा जाएगा, तो क्या 5 नंबर पे आप इसे लिख लेंगे हाँ या ना। चलिए जनाब स्टार्ट करते हैं। युग्मक जनन, सबसे पहले युग्मक जनन को समझाते हैं। देखो यार, युग्मक जनन का मतलब ये होता है प्राइमरी जर्म, मतलब जो प्राइमरी प्रीमोर्डियल जर्म सेल जिसे अपन कहते हैं, प्रीमोर्डियल जर्म सेल, असल में हमारे पास में होती है जर्म सेल। हमारे पास क्या होती है बेटा, जर्म सेल। अब ये जो जर्म सेल है, जर्म कोशिका है, ये कोशिका क्या करती है, आगे जाकर युग्मक बनाएगी, ये आगे जाकर युग्मक निर्माण करेगी। अब युग्मक निर्माण भैया 2 टाइप का होता है, युग्मक निर्माण करेगी, ऐसी पॉइंट बना कर लिखियो मेरे लाल। अब युग्मक 2 प्रकार का होता है। तो एक युग्मक बना बच्चा स्पर्मेटोजोआ, क्या बना ये, स्पर्मेटोजोआ बना है, और दूसरा जो बना है वो बना है ओवा यानी अंडाणु, ठीक है। दोनों वैसे ही बनेंगे। स्पर्मेटोजोआ जो बना है वो बनता है भैया नर में, और प्रक्रिया का नाम क्या है आपको पता है, प्रक्रिया का नाम जो है वो है बच्चा शुक्राणु जनन। ऐसे ही लिखने का है, एक भी लाइन ऊपर नीचे नहीं। अंडाणु बना है, प्रक्रिया बताओ। ये प्रक्रिया जो प्रारंभ होती है उसे हम कहते हैं ला अंडाणु जनन। ये टॉपिक हमारा इंट्रो हो गया। अब इस इंट्रो को हम डिटेल करने जा रहे हैं। यहां तक हो गया इंट्रो, और अब हम इस इंट्रो को डिटेल करने जा रहे हैं कि प्रीमोर्डियल जर्म सेल कैसे क्या बनाती है। चलिए जनाब, पहला लाइन, कॉपी निकाल लीजिए, पेन निकाल लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। भूलना नहीं चाहिए कि हम स्टार्ट करने जा रहे हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। हम क्या स्टार्ट करने जा रहे हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस। सबसे पहले स्पर्मेटोजेनेसिस का हिंदी नाम लिख सकता है यहां पर शुक्राणु जनन। और आइए इसकी कहानी की शुरुआत कर देते हैं, ठीक है। आइए इसकी कहानी की शुरुआत कर देते हैं। शुरुआत करने में आपको याद रखना है यहां पर प्रारंभ कब हुआ, आरंभ कब होगा, बताइए। आरंभ होगा यह यौवनारंभ के बाद। कब होगा मेरे लाल,
यौवनारंभ के पश्चात। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन इस लाइन पे आता है। कब होगा? यौवनारंभ के पश्चात होता है। यौवनारंभ कब आता है जी? यौवनारंभ आता है 12 से 13 साल के बाद। 12-13 साल के बाद लड़के जवान होना शुरू होते हैं और तब यौवनारंभ के समय स्पर्म के निर्माण की प्रक्रिया शुरू होती है। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा, अद्भुत, अकल्पनीय। चलिए बताते हैं कितने पद होते हैं। आइए पद लिख देते हैं, बाकी भी बाद में पद को पढ़ाएंगे यार। सबसे पहली जो अवस्था है उसे अपन कहते हैं भैया गुणन प्रावस्था। लिख दो, फिर डायग्राम में समझा देंगे भैया। गुणन प्रावस्था। दूसरी बात कौन सी प्रावस्था है? वृद्धि प्रावस्था। जिसे शुक्राणु जनन समझ में आएगा बढ़िया, उसे ही अंडाणु जनन समझ में आएगा। और इसे अपन कहते हैं प्रचुरोद भवन प्रावस्था। क्या कहते हैं जी? अरे यार ये हिंदी में कैसे लिखते हैं? प्रचुरोद भवन, प्रचुरोद भवन, ठीक है। प्रचुरोद भवन, भवन अवस्था, ठीक है। प्रचुरोद भवन अवस्था, ठीक है। तो गुणन प्रावस्था को अपन कहते हैं इंग्लिश में मल्टीप्लिकेशन फेज। कॉपी में लिख रहे हैं आप लोग, हाँ या ना? वृद्धि प्रावस्था कौन सा फेज है मेरे लाल? ग्रोथ फेज। थोड़ा बहुत हिंदी, थोड़ा बहुत इंग्लिश में इज कॉल्ड प्रोलिफरेटिव फेज। हमने ये फेज लिख दिए, ठीक है। डन हो गया? अरे हाँ ना, समझ गए? अब आगे बात करते हैं। चलो एक एक करके पहले डायग्राम समझते हैं और उस डायग्राम की कहानी को समझते हैं। सबसे पहली बात, हमारे पास एक कोशिका है जिसका नाम है जर्म सेल। बेटा जब तुम बोर्ड में लिखोगे ना और आधा हिंदी और आधा इंग्लिश का ऐसा कॉम्बिनेशन बना के लिखोगे ना, अति उत्तम, मजा आ जाएगा मेरे लाल। उत्तम, अति उत्तम। ऐसा बोर्ड में लिखने के बाद टीचर्स देखे फुल में फुल नंबर देंगे, मजा आ जाएगा, एकदम मजा, एकदम करारा मजा। समझ रहे हो? तो बस लिखना। जर्म सेल है, बहुत अच्छा। जर्म सेल ने आगे जाकर विभाजन किया और इसने बनाया मेरे बच्चे स्पर्मेटोगोनिया। बिना हाव हल्ला के बहुत सादी भाषा में मैं आज आपको बताऊंगा स्पर्मेटोगोनिया, ठीक। ऐसे ही लिखना। इसे शुक्राणु मात्र कोशिका भी कहते हैं, आप इसे स्पर्मेटोगोनिया ही लिखना, स्पर्मेटोगोनिया ही लिखना, ताकि थोड़ा याद भी हो सके। मात्रात्र कोशिका याद नहीं होता, समझे? तो स्पर्मेटोगोनिया कैसा होगा? स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्मेटोगोनिया के पास में भैया बहुत अद्भुत चीज है। टोटल 44 गुणसूत्र ऐसे हैं और उसके बाद X और Y गुणसूत्र ऐसा रहेगा। मतलब कैसा है भैया? ये द्विगुणित है। ये बताना बहुत जरूरी है कि ये कैसा है? द्विगुणित है। कुल मिलाकर 46 गुणसूत्र हैं ये लोग, 46 गुणसूत्र हैं इसमें, ये भी बताना बहुत जरूरी है, बहुत पूछा जाता है। बहुत सुंदर बात, अति उत्तम, बहुत अच्छा। आगे बढ़े। आगे कौन सा विभाजन होगा मेरे बच्चे? बताओ। समसूत्री विभाजन। कौन सा विभाजन करेंगे? समसूत्री विभाजन। आप में से मैक्सिमम बच्चे जानते होंगे कि जब हम विभाजन समसूत्री करते हैं, गुणसूत्रों की संख्या एकदम समान होती है, बिल्कुल भी गुणसूत्र हिया हुआ इधर उधर नहीं होगा। जैसा था वैसा ही रहेगा। यहां पर फिर बन गया स्पर्मेटोगोनिया ही बना है, लेकिन वो टाइप बी वाला बन गया। ये ए टाइप था, ये बी वाला बन गया। बी वाला बना, इसके पास भी गुणसूत्र 44 प्लस XY गुणसूत्र ही रहा होगा। बहुत अच्छा, बहुत सारे बन गए। 4, 5, 6, 10 जितना बनाना बना लो। बहुत बढ़िया। इसके बाद क्या हुआ मेरे बच्चे? ये समसूत्री विभाजन हो गया। इस अवस्था को, यहां से यहां तक की अवस्था को हम कहते हैं गुणन प्रावस्था। अब इसकी थ्योरी कैसे लिखोगे तुम बताओ? गुणन प्रावस्था
थ्योरी कैसे लिखोगे यार कि यार देखो एक स्पर्मेटोगोनिया था जिसमें गुणसूत्र 46 थे, उसने समसूत्री विभाजन किया और विभाजन करके बहुत सारे स्पर्मेटोगोनिया बना लिया, इसलिए बनाया, अगर नहीं बनाता तो एक ही कोशिका विभाजित हो जाती, दोबारा स्पर्म कौन बनाता। ये नीट में क्वेश्चन आ सकता है, ये तुम्हारे दिमाग में भी होना चाहिए कि यार इसने सबसे पहले अपनी संख्या क्यों बढ़ाई जी। हम बोल रहे थे स्पर्म बनाने को, ये अपने आप को बढ़ाने के चक्कर में लगा हुआ है, इसलिए बढ़ा रहा है कि कल ये खत्म हो गया ऊपर वाला एक विभाजन करके, तो नया कौन बनाएगा, नया कौन बनाएगा, तो नया बनाना पड़ेगा, तो उसके लिए पहले संख्या बढ़ा लो खूब सारी, जब संख्या बढ़ जाए तो फिर विभाजन करो। ठीक है, स्पर्मेटोगोनिया को अगली प्रावस्था जो है इसके बाद यहां पर आती है भैया, जिसे हम कहते हैं वृद्धि प्रावस्था। अब वो कुछ नहीं करेगा, थोड़ी सी वृद्धि करेगा बस। दूसरी प्रावस्था हो गई वृद्धि प्रावस्था, कुछ नहीं करेगा, थोड़ी सी वृद्धि करेगा और इसका नाम हम रख देंगे प्राथमिक शुक्राणु कोशिका। सिर्फ क्या किया है मेरे बच्चे, वृद्धि किया है, सिर्फ और सिर्फ वृद्धि किया। वृद्धि करने से इसका नाम प्राथमिक शुक्राणु कोशिका पड़ गया। इसे इंग्लिश में कहते हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। अगर तुम कॉपी में नहीं लिख रहे हो तो तुमसे बड़ा गद्दारी खुद के साथ कोई नहीं कर रहा है। प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट, पहली बार हुआ था विभाजन और दूसरी बार हुआ है मेरे लाल वृद्धि, और क्या बन गया, प्राथमिक शुक्राणु कोशिका। गुणसूत्र बताना पड़ेगा, अभी भी गुणसूत्र 44 प्लस XY है, वो भी द्विगुणित था, ये भी द्विगुणित है, ये भी द्विगुणित है। शुरू का 3 नाम द्विगुणित द्विगुणित द्विगुणित। कार्यक्रम के नाम पे सिर्फ 2 कार्यक्रम, पहला कार्यक्रम समसूत्री विभाजन, दूसरा कार्यक्रम वृद्धि। पहला कोशिका स्पर्मेटोगोनिया था, विभाजन हुआ, खूब सारे स्पर्मेटोगोनिया बन गए, मल्टीपल, बहुत सारे बन गए। जब ये बहुत सारे बन गए तो इसमें किया वृद्धि और वृद्धि कर गए तो प्राथमिक शुक्राणु कोशिका। डन। कमेंट सेक्शन में रोर होना चाहिए, बढ़िया कह दो, रोर है, बढ़िया है। सिर्फ 2 ही कोशिका विभाजन हुआ, समसूत्री और वृद्धि, समसूत्री और वृद्धि। कोशिकाएं 3 बदल गई, पहला स्पर्मेटोगोनिया ए टाइप, स्पर्मेटोगोनिया बी टाइप और उसके बाद प्राथमिक शुक्राणु कोशिका। ये द्विगुणित, ये भी द्विगुणित, ये भी द्विगुणित। 2 पद खत्म हो गए, गुणन प्रावस्था वृद्धि प्रावस्था, गुणन प्रावस्था वृद्धि प्रावस्था। आधी कहानी खत्म हो गई, अब आधी कहानी टू बी ट्यून, आगे जुड़ी रहेगी। ठीक है, डन हो गई, बढ़िया। अब इसके आगे क्या होगा, तो आगे की कहानी फिर से एक बार लिखना पड़ेगा ना यार कि प्राथमिक शुक्राणु कोशिका है, फिर से लिख दो एक बार यहां पर। तो हमने लिख दिया फिर से प्राथमिक शुक्राणु कोशिका। क्या बोला हमने, इस इंग्लिश में क्या बोला, हिंदी भर में नहीं बताएंगे, इंग्लिश में भी बताएंगे। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। क्या कोई इसका गुणसूत्र बताएगा, गुणसूत्र बिल्कुल बताना पड़ेगा, 44 प्लस XY। बहुत सुंदर, कैसा है, द्विगुणित है। क्या करेंगे, पहली बार नीट में क्वेश्चन आता है, बोर्ड में क्वेश्चन आता है, पहला न्यूनकारी विभाजन, पहला न्यूनकारी विभाजन। न्यूनकारी का मतलब यह है भैया, गुणसूत्र जो है आधा हो जाएगा। कौन सा विभाजन कहते हैं इसको, प्रथम अर्धसूत्री। जो बच्चे अर्धसूत्री को जानते हैं वो ये जानते होंगे, और नहीं जानते तो आज जान लेंगे कि जब भैया विभाजन होता है ना अर्धसूत्री वाला, तो गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है। अब गुणसूत्रों की संख्या आधी होगी, लेकिन जो अर्धसूत्री है वो 2 पदों में होता है, प्रथम और द्वितीय। तो जो गुणसूत्रों की संख्या आधी होती है, अर्धसूत्री होता है। ये जो मियोसिस हुआ है वो मियोसिस पहला वाला हुआ है। कौन सा वाला, पहला वाला हुआ है, दूसरा नहीं, पहला वाला हुआ है। अब बना क्या, बताइए क्या बना,
बना है मेरे बच्चे द्वितीयक, क्या बना है? द्वितीयक शुक्राणु कोशिका। क्या बना है? द्वितीयक शुक्राणु कोशिका। क्या कहते हैं हम इसे? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। अब सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट जो बना है वो हो सकता है 2 बना हो। कितना बना हुआ होगा मेरे बच्चे? 2 बना होगा। तो विभाजन किए होंगे तो क्या हुआ होगा? 22 प्लस x एक तरफ चला गया और 22 प्लस y एक तरफ चला गया। गुणसूत्रों की संख्या आधी हो गई। ये द्विगुणित था, ये अगुणित हो गया और इस प्रावस्था को ही हम क्या कहते हैं? प्रचुरोद भवन प्रावस्था शुरू हो गई है। पहला पॉइंट डन हो गया। 1 से 2 कोशिकाएं बन गई हैं और ये दोनों कोशिकाएं बन गई हैं द्वितीयक शुक्राणु कोशिका की। 2 कोशिकाएं बनी हैं, एक इधर और एक इधर। 2 सेल बनी हैं प्रथम अर्धसूत्री विभाजन के पश्चात। प्रथम अर्धसूत्री विभाजन के पश्चात पहला बना है 22 प्लस एक्स और दूसरा बना है 22 प्लस वाई। मेरे लाल बन चुका है। आगे बढ़ो। बहुत सुंदर। अब हमारे पास एक और कोशिका है जिसका नाम है द्वितीयक शुक्राणु कोशिका। ये सब बड़ा बड़ा बढ़िया लिखना। नाम क्या है? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। फिर से लिखो यहां पर, नाम क्या है बच्चा? सेकेंडरी। 2 बार मत लिखना, तुम लोग बस कंटिन्यू करते चलना। स्पर्मेटोसाइट मैं इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि स्लाइड चेंज हो गई है। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट वो भी 2 प्रकार का है, 22 प्लस एक्स और दूसरा है 22 प्लस वाई। बहुत सुंदर। एक बार फिर विभाजन होगा। अब की बारी फिर विभाजन होगा और विभाजन करने के बाद अब की बारी जो विभाजन होगा भैया वो होगा अर्धसूत्री द्वितीय। कौन सा विभाजन होगा? अर्धसूत्री द्वितीय। ये विभाजन होगा। द्वितीय विभाजन, अर्धसूत्री का जो द्वितीय विभाजन है वो न्यूनकारी नहीं है। उसमें गुणसूत्रों की संख्या आधी नहीं होती है, उसमें गुणसूत्रों की संख्या समान बनी रहती है। एकदम गुणसूत्र वैसे ही रहेंगे। 22 प्लस वाई टोटल 4 कोशिकाएं बनी और 4 कोशिकाएं जो ऐसी 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 बनी, ये सब की सब क्या नाम है इनका? इनका नाम है बच्चा, इनका नाम है स्पर्मेटिड। क्या नाम बना? स्पर्मेटिड। इसे शुक्राणु पुरुषु कहते हैं। इसे हिंदी में कहते हैं शुक्राणु पुरुषु। ठीक है। और इसे इंग्लिश में कहा जाता है स्पर्मेटिड। क्या कोई मुझे बताएगा कि ये जो स्पर्मेटिड बना है वो अगुणित है कि द्विगुणित है? भैया जब ये अगुणित तो ये कहां से द्विगुणित रहेगा? ये भी अगुणित रहेगा। बहुत बढ़िया, अगुणित ही हो गया। डन। यहां तक विभाजन संपन्न। अब सबसे अंत में क्या होता है? ये जो स्पर्मेटिड है इसका विभेदन होगा। अर्धसूत्री द्वितीय हो गया। अब क्या होगा बच्चा? विभेदन होगा। और विभेदन होने की जो प्रक्रिया है इसका नाम कोई बताएगा? इसका नाम होता है मेरे बच्चे स्पर्मियोजेनेसिस। क्या नाम बोला? स्पर्मियोजेनेसिस। इसे इसी शब्द में याद रखना, हिंदी में कंफ्यूजिंग वर्ड होगा। वही शब्द घूमते हैं। स्पर्मियोजेनेसिस होगा और इसके बाद ये सब लोग आगे जाकर ऐसा हेड एंड टेल जैसा कुछ बना लेंगे और इसी को हम कहते हैं स्पर्मेटोजोआ। बहुत बढ़िया बात, प्रक्रिया यहां पर संपन्न हुई। सारे कार्यक्रम आपको 1 बाय 1 लिखने होंगे।
ऐसा चौड़ा चौड़ा लंबा लंबा इसलिए लिखा, आप लोगों को याद होगा, आप में से पहले अगर पढ़े होगे तो मैंने एक पेज में पूरा पढ़ाया था। वो रीजन तब होता है जब आदमी बच्चा नीट के लिए एकदम डायरेक्टली मेन की कॉन्सेप्ट को पकड़ना चाहता है, पर जब बच्चा बोर्ड में लिखेगा तो 5 नंबर ऐसे खाक के मिलेंगे क्या एक पेज में लिखने के, तो बड़ा समझा समझा के डिटेल बढ़िया बढ़िया कैसे लिखा जाता है, ऐसे लिखा जाता जी। स्पर्मेटोजेनेसिस कब होता शुरू होता? यौवनारंभ के पश्चात होता है, 12-13 साल की उम्र के बाद होता है। पद 3 होते हैं, गुणन वृद्धि प्रचुरोद भवन। सबसे पहली शुरू हुई जर्म सेल, सबसे पहली प्रक्रिया हुई बना स्पर्मेटोगोनिया। स्पर्मेटोगोनिया 44 प्लस एक्सेस गुणसूत्र होंगे, समसूत्री विभाजन किया और बहुत सारा स्पर्मेटोगोनिया बना लिया। इस प्रक्रिया को हम गुणन प्रावस्था कहते हैं। उसके बाद उसने खुद की वृद्धि की और प्राथमिक शुक्राणु कोशिका बना लिया, वृद्धि प्रावस्था कहते हैं। सारे द्विगुणित थे। फिर हमने क्या किया? प्राथमिक शुक्राणु कोशिका का करवा दिया प्रथम अर्धसूत्री विभाजन और बन गए द्वितीयक शुक्राणु कोशिका, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बन गया। और जब वो बना तो द्विगुणित से अगुणित बना। 1 से 2 कोशिकाएं बनी और 2 कोशिकाएं जो बनी हुई हैं वो अगुणित बनी हैं, अगुणित बनी है। पहला न्यूनकारी विभाजन किन किन के बीच संपन्न होता है भाई? किसके किसके बीच में? प्राथमिक और द्वितीयक। रट दो इस बात को। प्रथम न्यूनकारी विभाजन जब गुणसूत्रों की संख्या आधी होती है वो प्राथमिक और द्वितीयक के बीच में होता है। यह प्रश्न ना जाने ही कितनी बारी आया है, आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि यह जब होगा तब होगा प्रथम अर्धसूत्री विभाजन और गुणसूत्रों की संख्या रह जाएगी सिर्फ और सिर्फ आधी। गुणसूत्रों की संख्या रह जाएगी सिर्फ और सिर्फ आधी। ब्लॉगर संजय जी, आपको ये टेलीग्राम पे मिलेगा, योगेश सर बायोलॉजी पे। एक बात और मेरे बच्चे, आपके लिए आज होमवर्क भी है। सारे बच्चे जो मुझे देख रहे हैं, प्लीज आप होमवर्क जरूर करें। आप जाइए, वहां पर चैट बॉक्स के ऊपर में एक लिंक है, वो होमवर्क आपको समझने के लिए है, प्लीज आप जरूर करिएगा उसे, ठीक है। चलिए जनाब, फिर क्या हुआ? द्वितीयक शुक्राणु कोशिका अब विभाजन, ये जो बनी थी इसने विभाजन किया अर्धसूत्री द्वितीय और 4 कोशिकाओं का निर्माण किया। चारों कोशिकाओं का नाम शुक्राणु पुरुषु है। उसके बाद स्पर्मियोजेनेसिस हुआ, 4 स्पर्मेटोजोआ बन गए। याद हो गया? अब मैं एकदम शॉर्टकट में बताता हूं, देखो जनाब, मजेदार शॉर्टकट, बहुत बढ़िया। देखो एनसीईआरटी कैसे लिखती है, ये लिखती है द्विगुणित है। खूब सारा विभाजन पहले कर दो, फिर मैं बताता हूं सबका, ठीक है। एनसीईआरटी में कैसा लिखा रहता है, ये शॉर्टकट तुम्हें बता रहा हूं, ये तुम 2 मिनट में याद कर लोगे, ठीक है। लेकिन जब बोर्ड में लिखना होगा तो वैसे ही लिखना मेरे बच्चे, ठीक है। पहली कोशिका नाम बताओ, स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्मेटोगोनिया, डन, बहुत बढ़िया। कौन सा विभाजन हुआ है मेरे बच्चे? समसूत्री। कौन सा विभाजन हुआ है? समसूत्री विभाजन हुआ है, ठीक है। ये भी क्या बने हैं? स्पर्मेटोगोनियम, बहुत सारे बन गए, बहुत अच्छी बात है, ये बन गया। अब क्या हुआ? इसने सब द्विगुणित है, इसने आगे जाकर इनमें से कोई एक ने अपनी वृद्धि कर ली, ठीक है। नाम बताओ इसका। इसका नाम रख दिया गया प्राथमिक शुक्राणु कोशिका। शॉर्टकट भी बता दे रहा हूं, रिवीजन हो जाएगा। प्राथमिक शुक्राणु कोशिका। फिर इसने क्या किया? फिर इसने किया विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन, है ना। तो इस बारी हो गया यहां पर कौन सा विभाजन बच्चा? यहां पर हो गया अर्धसूत्री प्रथम विभाजन, ठीक बात है। अर्धसूत्री विभाजन के बाद और विभाजन हुआ, और विभाजन से टोटल कितनी कोशिकाएं बनी? 4 कोशिकाएं बनी। अब की बारी कौन सा विभाजन हुआ? अब की बारी विभाजन हुआ है अर्धसूत्री द्वितीय विभाजन हुआ है, और अब की बार द्वितीय विभाजन हो गया। अब ये कोशिकाएं हैं, ये सबके सब जाकर क्या बनेंगी? ये सबके सब जाकर बन जाएंगी स्पर्म बन जाएंगी, और जब सबके सब जाकर स्पर्म बनेंगी, इस प्रक्रिया को हम कहते हैं विभेदन, और सामान्य भाषा में इसे कहा जाता है बच्चा स्पर्मियोजेनेसिस। और स्पर्मियोजेनेसिस के बाद ये जो बनता है वो है स्पर्मेटोजोआ, दैट्स ऑल। ये है पूरी लाइन,
ये है पूरी लाइन। कितने प्रतिशत बच्चे इस बात को बड़ी आसानी से समझ गए कि यहां से यहां तक की प्रावस्था जो है वो गुणन है, यहां से यहां तक की व्यवस्था जो है वृद्धि है, और यहां से यहां तक की वृद्धि जो है प्रचुरोद भवन अवस्था है। प्रचुरोद भवन अवस्था है। हो गई कहानी खत्म। 3 अवस्थाएं, पूरा कॉन्सेप्ट, पूरी गुणित द्विगुणित, कौन सा विभाजन, कहां पे, कब, कैसा। पहला विभाजन समसूत्री, दूसरा कार्यक्रम वृद्धि, तीसरा अर्धसूत्री प्रथम, चौथा अर्धसूत्री द्वितीय। दैट्स ऑल, खत्म। वो प्राथमिक शुक्राणु कोशिका थी, और ये जो दिख रही है तुम्हें, ये है द्वितीयक शुक्राणु कोशिका। याद हुआ क्या? कितने बच्चों को याद हुआ? आज के बाद कभी भी शुक्राणु जनन को नहीं भूलेंगे, नहीं भूलेंगे। हो गई बात यहां पे क्लियर? हो गए टीचर? बढ़िया, पढ़ा दो सबको जाकर, ऐसे बनता है स्पम। समझ गए मेरी बात को? ये वो प्रक्रिया है। डन। कमेंट सेक्शन पे रोर, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब फटाफट करना है तो कहानी बन जाएगी। आइए एक और जबरदस्त पार्ट पढ़ते हैं। दूसरी प्रक्रिया, शुक्राणु जनन का नियमन समझाइए। अरे समझाइए। ये 3 मार्क्स का आता है, 3 नंबर का। अगर बोला जाएगा ठीक है शुक्राणु बन रहा है, अपनी मर्जी के हैं क्या? अपनी मर्जी से बन जाएंगे? कौन बना रहा है इसको? आखिर बना कौन रहा है? कौन तेज कर सकता है, कौन स्लो कर सकता है? कब बनेंगे? कितना दिन लगता है? कैसे? 72 to 74 डेज लगते हैं। 72 से 74 डेज चलता है प्रक्रिया। कौन? स्पर्मेटोजेनेसिस। यार 72 दिन। ऐसा नहीं कि 72 दिन ही चलता है, बहुत सारे बनते हैं, बिलियंस में बनते हैं। 72 दिन लगते हैं, 72 to 74 डेज। और इतने दिन चलने वाली प्रक्रिया में जो मटेरियल बनता है वो कैसे बनता है? ध्यान से सुनना मेरी बात को। कौन कंट्रोल करता है आपको समझना। नियमन का मतलब होता है नियंत्रण। मेरे बच्चे, कौन है आखिर जो इसे नियंत्रित करता है? इसको नियंत्रित करने के लिए चाहिए खोपड़ी, ब्रेन। नाम क्या है? हाइपोथैलेमस। कॉपी में लिख रहे हो ना? यस नो जरूर बताना। हाइपोथैलेमस पश्चिम मस्तिष्क का भाग होता है मेरे बच्चे। नॉट पश्चिम मस्तिष्क, अग्र मस्तिष्क। 1 मिनट। यह अग्र मस्तिष्क का भाग होता है भैया, अग्र मस्तिष्क का भाग है। ठीक है, अग्र मस्तिष्क का भाग है हाइपोथैलेमस। कौन सा भाग? अरे बोलिए, कौन सा? लिख रहे हो कॉपी में ना? अग्र मस्तिष्क। ठीक है, मुक्त करेगा। ये फ्लो चार्ट कंप्लीट कर लोगे तो समझ में आएगा। मुक्त करेगा। क्या करेगा यार? क्या मुक्त करेगा ये? बताओ। मुक्त करेगा। क्या मुक्त करेगा? एक हार्मोन। नाम क्या होगा? GnRH। फुल फॉर्म बता दो। फुल फॉर्म नाम है गोनैडोट्रॉफिक रिलीजिंग हार्मोन। हिंदी में नहीं पढ़ना पड़ेगा, रिलीजिंग इंग्लिश में ही पढ़ना पड़ेगा। रिलीजिंग हार्मोन। क्लियर? गोनैडोट्रॉफिक रिलीजिंग हार्मोन। ठीक, गोनैडोट्रॉफिक रिलीजिंग हार्मोन। बहुत बढ़िया, ये मुक्त हुआ है। ठीक, यह असर करेगा। कहां पर? पिट्यूटरी में। कहां पर बेटा? पिट्यूटरी में। बहुत अच्छा, यह असर करेगा पिट्यूटरी में। कहां गया पिट्यूटरी में? पहुंचा दो पिट्यूटरी में। पिट्यूटरी ग्लैंड में पहुंचा दिया मैंने इसको। बहुत बढ़िया। अब ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, ये वो भी कौन सा वाला पार्ट पता है? एंटीरियर। कौन सा पार्ट मेरे बच्चे? एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी।
एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी, मतलब होता है ना, एक होता है एंटीरियर, पोस्टीरियर, अग्र, पश्च, अग्र वाला, ठीक है, अग्र वाला मुक्त करेगा। क्या मुक्त करेगा जी? मुक्त करेगा गोनेडोट्रोफिक हार्मोन। गोनेडोट्रोफिक हार्मोन, कई बार बच्चे कंफ्यूज होते हैं, गोनेडोट्रोफिक हार्मोन क्या मुक्त करेगा? ये गोनेडोट्रोफिक हार्मोन कौन मुक्त करता है? पिट्यूटरी ग्लैंड। मैक्सिमम बच्चे जब कोई पूछेगा कि गोनेडोट्रोफिक कौन रिलीज करता है, तो बच्चे कह देते हैं हाइपोथैलेमस। कौन कह देते हैं? हाइपोथैलेमस। ठीक है, तो यार ये हाइपोथैलेमस गोनेडोट्रोफिक रिलीजिंग हार्मोन, ये रिलीज करवाएगा। असल में गोनेडोट्रोफिक कौन है? पिट्यूटरी मुक्त करेगी। कौन कौन से हार्मोन है भैया? तो आइए पिट्यूटरी से रिलीज करवाते हैं। तो आगे उसी की आगे कहानी ना, पिट्यूटरी ग्लैंड, वो भी एंटीरियर, अग्र वाला, अग्रपाली। अग्रपाली से हमने मुक्त करवाया दो हार्मोन। कौन कौन सा हार्मोन? FSH और दूसरा LH। दोनों का काम बताओ, फुल फॉर्म बोलो। फॉलिकुलर स्टिम्युलेटिंग हार्मोन। ठीक है, ये एक नाम हो गया। और एक नाम बताओ, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, दो नाम हो गए। ठीक है, क्या करेगा FSH? FSH सर्टोली कोशिका पे असर करता है। सर्टोली सेल्स में कार्य करेगा। तो सर्टोली में कौन कार्य करेगा? FSH करेगा। LH कहां जाएगा? LH जाएगा बच्चा लीडिक कोशिका में। लीडिक कोशिका में कार्य करेगा। ठीक है, दोनों हार्मोन अपने अपने पोजीशन पे पहुंच गए, अपनी अपनी लोकेशन पे जहां उन्हें पहुंचना था पहुंच गए, चीजों को बढ़िया कंप्लीट कर गए। ठीक, अब क्या होगा? सर्टोली सेल क्या करती है, ध्यान रखना। सर्टोली सेल 3-4 रिलीज करेगी। सबसे पहला रिलीज करेगी ये सर्टोली सेल स्पर्म को पोषण प्रदान करेगी, स्पर्म को पोषण देगी। ठीक, ये पहली बात हो गई। दूसरा क्या हो गया? शुक्राणु जनन को बढ़ावा देगी। शुक्राणु जनन को बढ़ावा देगी, इंड्यूस करेगी, बढ़ावा देगी। ठीक है, कि चलो यार करो 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 करो, स्पर्म बनाओ, जल्दी बनाओ। तीसरा, इनहिबिन मुक्त करेगी। अब नाम ये है, इनहिबिन मुक्त करने का मतलब ये है, मैंने बताया था ना, इनहिबिन नेगेटिव इंपैक्ट डालता है। इनहिबिन मुक्त करेगी, तो ये इनहिबिन FSH को भी रोकता है और हाइपोथैलेमस को भी रोकता है। ठीक है, तो ये पिट्यूटरी हाइपोथैलेमस को रोकता है। चौथे नंबर का, इसमें और कुछ काम भी है, जैसे एक का नाम आता है एंटी मुलेरिन प्रोटीन। ठीक है, मतलब एंटी मुलेरिन फैक्टर जिसे अपन कहते हैं AMF। मुलेरिन, मैंने इसका नाम बताया था AMF, एंटी मुलेरिन फैक्टर। मतलब अगर आप नर हैं तो मुलेरिन फैक्टर आपके शरीर में नहीं होना चाहिए, मुलेरियन नली नहीं होनी चाहिए, आप में होनी चाहिए वुल्फियन नली। सो वुल्फियन नली को बनाना है, मुलेरियम नली को नहीं बनने देना है। ये एंटी मुलेरिन फैक्टर सर्टोली ही मुक्त करती है। 5वें नंबर पे आता है, इसे अपन कहते हैं एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन ABP। एंड्रोजन को बाइंड करने का जो प्रोटीन है, यह भी वही मुक्त करता है। और सबसे आखिरी में 6वें नंबर का पार्ट आता है, स्पर्म को भक्षाणु प्रक्रिया से बचाता है। भक्षाणु प्रक्रिया से बचाता है, तो बहुत सारे काम करता है। ये सब कुछ डिटेल कर चुका हूं। जिस बच्चे को ना पता हो वो मुझे बताना कि इसका मतलब आपको नहीं पता है, तो क्या मतलब है। इनहिबिन का मतलब है मेरे बच्चे, ठीक है शिंपी, इनहिबिन मतलब रोकने वाला। इनहिबिन क्या करता है? जाता है हाइपोथैलेमस के पास, जाता है पिट्यूटरी को और कहता है कि यार देखो सुनो, अब स्पर्म बन रहा है,
बार बार मत बनाओ, अभी 2 मिनट रुक जाओ, अभी 2 मिनट रुक जाओ। तो ये क्या करता है इन्हिबिन, मैं बता रहा हूं आपको, यहां पर लिख देता हूं। इन्हिबिन हाइपोथैलेमस से कहता है, हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी हार्मोन को संदमित करता है, हार्मोन को रोकता है, संदमित करता है। अब आप कहेंगे रोकता है क्यों? क्योंकि यार एक बार प्रक्रिया, जस्ट लाइक कि एक बार सब्जी बन रही है तो तुम सब्जी बनाते बनाते बार बार सब्जी थोड़ी डालोगे। शुरू में एक बार सब्जी डाल दिए तो डाल दिए, अब वो पक जान दो, फिर जब कढ़ाई छोड़ देंगे फिर दोबारा उसमें सब्जी चढ़ाना। जस्ट लाइक दैट, वैसे ही कि एक बार स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट हो गया तो बार बार नहीं कि बार बार स्टार्ट करो, एक बार हो गया उसको हो जान दो पहले, फिर दोबारा करना। तुम्हारा जीएनआरएस तुम्ही ने भेजा था ना, तुम्हारा ये एफएसएचएलएस था ना, तुमने ही ये प्रक्रिया को करवाया है, तो पहले इसको कंप्लीट हो जाने दो, फिर करवाना दोबारा, फिर दोबारा करवाना। तो इसलिए ये जो फैक्टर है ये इन्हिबिन हार्मोन की वजह से होता है, ये इनको रोक देता है। लीड कोशिका क्या काम करेगा भैया? एंड्रोजन हार्मोन। एंड्रोजन को पहले कहा जाता था टेस्टोस्टेरोन, आजकल ये है, मुक्त करता है और किसी नर को नर बनाने में, उसके शरीर में शुक्राणु जनन करने में, सब कुछ करने में एंड्रोजन का रोल है। शुक्राणु जनन प्रारंभ करेगा। तो हमारी कहानी इसकी कंप्लीट हुई कि यार शुक्राणु जनन जो है ऐसे होता है। कितने प्रतिशत बच्चों को यह दिमाग में बैठ गया है? भक्षण मींस फिनिश करना, खत्म करना, मार देना, उसको रोकने की प्रक्रिया। यार देखो स्पर्म जो है हमारे शरीर में 12 साल तक नहीं था, 12 साल तक हमारे शरीर में स्पर्म नहीं था, अचानक से ना बन गया है, अचानक से बना है। तो 12वें साल में अचानक से तुम्हारे शरीर में कोशिका बनने लग जाए। तुम्हारे शरीर का कौन हो भैया तुम? तुम्हारे शरीर को तो वो नहीं पहचानती ना, वो तुम्हारा शरीर, उसको पहले नहीं ना देखा है, उसको कैसे पता कि तुम? जस्ट लाइक दैट यार, वैसा ही कि तुम्हारे घर में कुत्ता बांध रखा है तुमने पड़ोसियों के लिए, ठीक है? अब तुम शहर चले गए बचपन में रहने, 12-13 साल के बाद अचानक से आओगे, तुम्हारा कुत्ता तुमको थोड़ी पहचानेगा कि तुम इसी घर के लड़के हो। कहां गए थे अभी तक? तुमको भोग देगा कुत्ता। हाँ, फिर रहते रहते भले ना मारे, वैसे ही होता है, ठीक है? जैसे बचपन में कुंभ में बिछड़ गए तो तुम्हारी मां तुमको थोड़े ना पहचानेंगे कि यार तुम बिछड़ गए थे तो अब वो वगैरह वगैरह, तो वैसे ही नहीं पहचानता, तो उसको मारने लग जाता है। यार तुम पड़ोसी हो, तुम मेरे अंदर के नहीं हो, तुमको मार दूंगा मैं। तो फिर सर्टोली कोशिका जो नर्स है वो बताती, ना 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 ना, भले 12 साल बाद आया है पर अपना ही है खून, ये इसको भोगना नहीं है, इसको मारना नहीं है, इसको नहीं करना है। तो ये सर्टोली कोशिका बता, बहुत काम करती है भैया सर्टोली कोशिका, इतने सारे काम करती है सोच नहीं सकते। पहचानती है उसको, पोषण देगी, न्यूट्रिशन को, स्पर्म को कितना बचाई है ये देख रहे हो? वो स्पर्म जो बना है उस सर्टोली कोशिका की वजह से ही बना है, पूरा बच्चे की तरह पाला है रे उसको, समझे? सब कुछ ऐसा पाला है कि स्पर्म को पोषण दिया है, बाहर के डाकुओं से बचाया है, उसको वो बनता रहे। जैसे एक बच्चा हो रहा है, एक बच्चा हो रहा है, दूसरा बच्चा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? उसको रोका भी है कि ये रोक, अभी ये पैदा बड़ा होने दे इसको, ये बड़ा प्यारा है मुझे, बड़ा लड़का है मेरा ये, अब इसको बढ़ने दे। बाकियों को बनने से भी रोक देता है, शुक्राणु जनन को बढ़ावा देगी, तू बढ़ मेरे लाल, तू बढ़। ऐसा नर्स कोशिका इतनी महान कोशिका है कि ममता है इसकी स्पर्म को लेकर, बहुत मदद करता है। एबीपी का मान, एबीपी, ठीक है, एंड्रोजन बाइंडिंग साइट, उसके पास आएगा, एंड्रोजन आएगा। ये सब पढ़ाया था ना यार तुम लोग को मैं, एंटी मुलेरिन फैक्टर और एबीपी, इसका फुल फॉर्म भी पढ़ाया था, ये तो शॉर्टकट में लिखा है। एएमएफ का मतलब एंड्रोजन, सॉरी एंटी मुलेरिन फैक्टर। मुलेरिन को नहीं बने, मुलेरिन मतलब महिला, महिला नहीं पुरुष बनाना है तो वोल्फियन बनाना है। और बीपी क्या है? एंटीजन, सॉरी एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन। शरीर में एंड्रोजन को बाइंड करोगे तो अभिक्रिया तेजी से होगी, बढ़िया से होगी। हाँ, पुंजन उसी को कहते हैं मेरे बच्चे, यही है, ये एंड्रोजन जो है ना इसी को पुंजन कहते हैं, ठीक है? तुम्हारी भाषा में इसको पुंजन ही कहते हैं। बढ़िया, ये भी क्लियर हो गया, सब कुछ बढ़िया है, सब कुछ सही है। चलो आगे बात करते हैं। अब शुक्राणु जनन में देखें तो सही बना क्या है उस प्यारे से मुखड़े को, जिसको सर्टोली सेल ने पाला है उसका नामकरण तो कर दें, देख तो लें कि कौन है, कैसा दिखता है। उसी के बाद हार्मोन्स आते हैं मेरे लाल। इसीलिए टोनी 12 साल के बाद ही एंड्रोजन हार्मोन्स वगैरह शरीर में मुक्त होंगे, उसके बाद ही होता है।
ठीक है, बढ़िया। आगे बात करते हैं। भक्षाणु का मतलब वृहद, भक्षाणु का मतलब मारने वाली कोशिका। आइए जी स्पर्म को बना देते हैं। मस्त डायग्राम बनाइयो, ठीक है, भूल मत जाना। मैं तो भूल गया था, मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूं, एकदम शांति से बनाया जा रहा था। ये क्या है मेरे बच्चे? ये है एक्रोसोम, हिंदी में कहते हैं अग्रपिंडक। ठीक, क्या नाम है इसका? अग्रपिंडक। ये क्या नाम है? केंद्रक। ठीक है, ये दोनों भाग मिलकर हेड बनते हैं, सिर। ये दोनों भाग मिलकर बनते हैं हेड, सिर। बाकी बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। तो अग्रपिंडक जो है ये गोल्जी बॉडी से बना होता है, ये लिखा रहना, गोल्जी बॉडी से बनता है। गोल्जी बॉडी से बनता है तो ये उसी का भाग है, ठीक है। बाकी क्या करता है वो बाद में समझेंगे, लेकिन अग्रपिंडक का भाग है, ठीक है, गोल्जी बॉडी का भाग है, केंद्रक होता है ऐसा। इसके बाद ये नेक है, ये नेक है, ग्रीवा। ये नेक है, ग्रीवा, इसे नेक कहते हैं। नेक के ऊपर एक क्वेश्चन आएगा कि इसके पास जो है ना, इसके पास सेंट्रियोल होता है बच्चा। क्या होता है? सेंट्रियोल। सेंट्रियोल का मतलब होता है तारक केंद्र। और तारक केंद्र असल में दो होते हैं, सामने से देखने पे एक दिखाई देता है, पर ये दो हैं। एक का नाम है प्रॉक्सिमल और एक का नाम है डिस्टल। प्रॉक्सिमल के बारे में पूछा जाएगा तो ये याद रखना, युग्मनज का विभाजन करने में सहायक, विभाजन में सहायक है। लिखते चलो, सहायक है। जब ये युग्मनज बन जाएगा ना, निषेचन विषेचन हो जाएगा, तो उस समय विभाजन करना पड़ेगा, तो ये विभाजन में ये पूछा जाएगा। हाँ, ये 2023 में आया था ये क्वेश्चन। ठीक, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद यहां पर ऐसी बहुत सारी सीधी सीधी लाइन है, ऐसी सीधी सीधी लाइन है। ये भी बहुत बड़ा क्वेश्चन है, ये बात याद रखना। ये सीधी सीधी लाइन है जो आगे भी ऐसे ही खिसक गई है, ठीक है, ऐसे आगे की तरफ में भी ये चली गई है। ये लाइन का क्या मतलब है भैया? ये लाइन का मतलब होता है सूक्ष्म तंतु, एक्सोनेमे कहते हैं इसको। इसे कहा जाता है एक्सोनेमे, सूक्ष्म अक्षसूत्र कह सकते हैं इसे आप सामान्य भाषा में। क्या कह सकते हैं बच्चे? अक्षसूत्र। और क्या है? अक्षसूत्र के चारों तरफ गोल गोल घूमा हुआ ऐसा यहां पर विशेष प्रकार का एक माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। ये जो भाग है इसका नाम है बच्चे माइटोकॉन्ड्रिया। इस भाग को हम कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। क्या कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया। इसे सामान्य भाषा में पहले कहा जाता था नैबन कर्ण। ये स्पेशल प्रकार का माइटोकॉन्ड्रिया है, ऐसा दुनिया में और कहीं नहीं पाया जाता। नैबन कर्ण, गोल गोल घूमा माइटोकॉन्ड्रिया, स्पाइरल माइटोकॉन्ड्रिया। बहुत बढ़िया। और कुछ है? नीचे एक और विशेष टाइप का भाग दिखाई देगा जिसे हम कहते हैं भैया, ये भाग है रिंग सेंट्रियोल, वलय सेंट्रियोल, रिंग सेंट्रियोल। और ये सबसे आखिरी में भाग क्या है बच्चा? ये है टेल, टेल यानी पूंछ, ठीक है, पूंछ वाला भाग है। इस भाग को आप मध्य भाग कहते हैं। ये जो पूरा भाग है इस भाग को आप मध्य भाग कहते हैं। शुक्राणु कंप्लीट हुआ, शुक्राणु के ऊपर पूछे जाने वाली बात कंप्लीट हो गई। यहां पर सूक्ष्म तंतु का, कहां है सूक्ष्म तंतु? एक्सोनेम में है ना, वो उसको सहारा देता है, एक्सिस बनाने में मदद करता है। और इस तरीके से हमने इस पार्ट को कंप्लीट किया है। ये स्पर्म है, ये स्पर्म के स्ट्रक्चर है, और ये स्पर्म को, चीजों को याद रखना है आपको, ठीक है। एक ह्यूमंस में फिर से बता दूं मैं आप लोगों को,
ठीक है, ये होमवर्क तुम्हें करना है मेरे बच्चे। होमवर्क सारे बच्चे जितने भी देख रहे हो वो सारे आज का होमवर्क करके ही जाना, मजा आएगा। पढ़ के जाना, डिटेल करके जाओ, चीजों को पढ़ के जाओ। जितना अच्छा तुम लोग पढ़ोगे तो वो चीजें। अखिलेश बेटा हासिल बैच स्टार्ट हो चुका है, 11 तारीख लास्ट डेट थी, मतलब कल उसकी लास्ट डेट थी, और आज जो है वो आप हम उसकी क्या करके 1-2 दिन में उसे स्टार्ट कर देने वाले। 11 जून से वो बैच लास्ट डेट थी। ठीक है, चलिए बात हाँ जी, दूसरी बार और डिटेल में पढ़ा रहा हूं मैं। और पहले का लेक्चर, ये वाला लेक्चर बच्चों को मैं शुरू से ही रिवीजन, मैंने कहा था बच्चों को बैकलॉग करवाऊंगा, ये हमारे पेड कोर्स का बैच है, कहानी है, पर यहां पर भी मैंने इस बार बैकलॉग करवा दिया। पहली बार है यूट्यूब में, मैं जब एक बार दोबारा, अभी तक मैं पढ़ा रहा होता 7वां 8वां चैप्टर चल रहा होता, फिर मैंने कहा नहीं, शुरू के 3 पढ़ा के बच्चों को पहले तीनों को बूस्ट करो। बहुत सारे बच्चे हमारे शुरुआत से नहीं होते, बहुत सारे बच्चे हमें डिटेल में नहीं करते। होगा ना बेटा, अभी क्लास नहीं हो रही सृष्टि, अभी मैं 3 दिन बायोलॉजी क्लास लूंगा, नहीं पढ़ना है तुम्हें? हाँ, 3 बार नहीं पढ़ना है तो पढ़ना है ना, तो बायोलॉजी की क्लास ज्यादा करनी है तो कुछ एक आध क्लास को तो कम करनी पड़ेगी। और केमिस्ट्री के तो और भी चैनल हैं, पर बायोलॉजी का तो मेरा तो एकमात्र यही घर है ना भाई, मैं कब पढ़ाऊं फिर? तो मुझे पढ़ाने के लिए किसी ना किसी की तो थोड़ी बहुत कुर्बानी देनी पड़ेगी, है ना। तो मैं 3 दिन पढ़ा रहा हूं, इस बात की खुशी नहीं है क्या? 3 दिन तो मैं नीट के लिए पढ़ाऊंगा। ठीक है, ठीक है भैया, थैंक यू सो मच, बढ़िया, याद रखना। अच्छा एक बात और बताता हूं मैं, एक बार में 1 मिनट में कितना स्पम निकलता है? 200 से 300 मिलियन। चलो ठीक है, इसे बाद में बताऊंगा मैं। ठीक है, इतनी कहानी याद रखो। चैनल को शेयर, सब्सक्राइब, फॉलो कर देना। वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों तक भी भेज देना और लाइक कर देना। मैक्सिमम बच्चे जिन्हें वीडियो पसंद आई, जो आज पहली बार आए, प्लीज जो सब्सक्राइब बेटा सब्सक्राइब करके जरूर जाओ। बहुत ही अच्छे अच्छे कंटेंट हम इस चैनल पे आपको देंगे। बायोलॉजी मजेदार हो जाएगा, शॉर्ट्स, वीडियो, कम्युनिटी पोस्ट, सब चीज मिलाकर तुम्हें अच्छे से पढ़ाएंगे। थैंक यू मेरे बच्चे, लव यू ऑल, बाय बाय।